गुड इवनिंग सभी को। सभी को नमस्कार। और आज के इस मीटिंग में हम लोग IFPH फोरम के इस मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस मीटिंग को शुरू कर रहे हैं और मीटिंग शुरू करने के पहले एक थोड़ा सा हम लोग साइलेंट प्रेयर करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जान सकते हैं, HMI का ये IFPH फोरम का दैनिक वेबिनार होता रहता है और इस वेबिनार में हम लोग प्रतिदिन एक नए स्पीकर से सुनते हैं और इसी क्रम में आज भी हम लोगों का यह सेमिनार है और यह आज डॉक्टर तहसीन कुरैशी जी आज के इस फोरम में बात करने के लिए हम लोगों के सामने में उपस्थित है। मैं तहसीन कुरैशी जी का एक छोटा सा परिचय दूंगा और एक मिनट में आपसे बात करता हूँ। हाँ, आज 29 को हम लोग का मीटिंग नंबर 1175 है और आज हमारे स्पीकर जो है सो तहसीन कुरैशी जी हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शैक्षणिक एवं बौद्धिक कार्यक्रम में हमें हमेशा हमेशा एक कर्मठ और बहुत ही विद्वान वक्ता को हम लोग आमंत्रित करते हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर तहसीन फातिमा एस कुरैशी। डॉक्टर कुरैशी ने पारुल विश्वविद्यालय अहमदाबाद से BHMS किया और उसके बाद में उन्होंने MD की उपाधि उन्होंने ग्रहण किया और इसके बाद उन्होंने BLS और ACLS का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्राप्त किया है और NHL मेडिकल कॉलेज से प्राप्त किया है, जो उनके आपातकालीन चिकित्सा कौशल को सुदृढ़ करता है। आपने अपनी इंटर्नशिप साईनाथ हॉस्पिटल में पूरा किया और वहां से बॉडी लाइन हॉस्पिटल अहमदाबाद में पेशेंट केयर ऑफिसर के रूप में सेवा की है। तो इसके अलावा इनका काफी लेक्चर भी होता रहता है और एक आज के समय में ये पारुल यूनिवर्सिटी में, अहमदाबाद में जो पारुल यूनिवर्सिटी है उसमें वहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वहाँ पर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। तो एक और इनके नैतिक मूल्यों के साथ चिकित्सा सेवा कर रहे हैं और अपने व्यक्तित्व की पहचान, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज इनके ज्ञान से इन लोगों को लाभ मिलेगा। और आज का विषय इनका जो है वो इस पर ये चर्चा करने जा रहे हैं। मैं तहसीन कुरैशी जी से निवेदन करूंगा, अपना आप लेक्चर शुरू कीजिए तहसीन जी। ओवर टू यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन सर। और अभी हम स्टार्ट करेंगे विद द लेक्चर। शेयर कैसे कर सकते हैं स्क्रीन? आप कर सकती हैं, आप को-होस्ट हैं, आप को-होस्ट आप कर सकती हैं। एक मिनट। ओके ओके, तो अभी हम लोग हमारे सेशन से साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरा इंट्रोडक्शन दिया सर ने, आई एम डॉक्टर तहसीन कुरैशी and I'm an assistant professor in the Department of Obstetrics and Gynecology in Parul University at Ahmedabad Homeopathic Medical College. स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? ये स्लाइड्स दिखाई दे रही है सबको? जी मैडम, दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू। So first of all, my topic is menopause without fear, from symptoms to solutions. तो जैसे हम बात करें सबसे पहले मेनोपॉज की, तो मेनोपॉज एक ऐसी चीज है जिससे बहुत सारे फीमेल्स हैं जो सफर करती हैं और हर बार इस बात का भय रहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, मेनोपॉज के वक्त कुछ और तकलीफें ना हो, इस बात का बहुत ज्यादा डर रहता है सभी फीमेल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेनोपॉज के बारे में जानने के बारे में कि मेनोपॉज क्या होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है और हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी फीमेल्स भी आती है, पेशेंट्स, जो हमें कहती है कि अगर मेरा मेनोपॉज आ रहा है तो मुझे टेंशन हो रहा है कि इस बात का कि कहीं कुछ तकलीफ ना हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मेनोपॉज? तो मेनोपॉज इज परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 12 consecutive months.
इसका मतलब ये है कि अगर जो मेंसेस है वो 12 मंथ्स तक कंसिक्वेंटली स्टॉप हो गए हैं, देयर इज नो मेंसेस फॉर 12 मंथ्स, उसके बाद ही हम मेनोपॉज बोल सकते हैं। अगर पहले मेनोपॉज आने से पहले इरेग्युलर साइकिल्स होना कॉमन है, पहले स्कैंटी मेंसेस होते हैं, ओलिगोमेनोरिया देखने मिलता है। ओलिगोमेनोरिया का मतलब होता है कि जो साइकिल्स जो होती है वो प्रोलॉन्ग हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, 60 डेज 70 डेज की साइकिल हो जाती है। तो दैट पीरियड इज कॉल्ड एज पेरीमेनोपॉजल पीरियड, जहां पे मेनोपॉज इज नाउ अबाउट टू अचीव। तो ऐसी एज को बोलते हैं पेरीमेनोपॉजल एज। और जब मेंसेस 12 मंथ्स तक कंसेक्यूटिवली 12 मंथ्स तक मेंसेस आते नहीं, देयर इज नो मेंसेस, उस पीरियड को कहते हैं हम मेनोपॉज। नाउ नेक्स्ट इज, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ डिजीज कंडीशन नहीं है वो, इट इज अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस है विच एवरी वुमेन फेसेस इन देयर फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट इज द एज ग्रुप। सबसे कॉमन एज ग्रुप है 45 टू 55 ईयर्स। 45 टू 55 ईयर्स एक ऐसा एज ग्रुप है जहां पे ओवर द इयर्स बॉडी जो है वो एज करने लगती है, ग्रो करने लगती है, और उसके बाद एक वक्त आता है जब एवरी फंक्शन, जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस है, वो हैम्पर हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो दिस इज द नॉर्मल एज ग्रुप 45 टू 55 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू द जेनेटिक हिस्ट्री है, लाइफस्टाइल है, हमारी हेल्थ है, इस हिसाब से हमारे मेनोपॉजल एज है वो डिफर कर सकती है। अगर फैमिली हिस्ट्री में मदर या सिस्टर को हिस्ट्री है कि मेनोपॉज इज अचीव्ड एट द एज ऑफ 50, then that woman can have the possibility that woman will achieve menopause at the age of 50। तो वो वुमेन मेनोपॉज 50 इयर्स पे अचीव कर सकती। तो मेनोपॉज जेनेटिक्स के थ्रू भी होता है। लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, लाइफस्टाइल हमारी मतलब बहुत सेडेंटरी हैबिट्स है, एक्टिव हैबिट्स है, वो सब चीजों पे भी मेनोपॉज का इन्फ्लुएंस है। हमारी ओवरऑल कंडीशन कैसी है, मतलब हेल्थ कैसी है, हम अच्छा खाना खाते हैं कि नहीं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं कि नहीं, वो सब चीजें भी हमारे मेनोपॉज को अफेक्ट करती है। और लास्ट इज पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस। कितने लोग, मतलब अगर हम देखने जाए ना लाइफ स्पैन, तो हम लोग लाइफ स्पैन देखने जाए तो 1/3 ऑफ लाइफ, मतलब कुछ पार्ट ऑफ द लाइफ अभी स्टिल बाकी है, मेनोपॉज के बाद होता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ 1/3 ऑफ द लाइफ अभी बाकी है जो मेनोपॉज में बीतेगी। तो ऐसे वुमेन को जब वो ट्रांजिशन कर रही है फ्रॉम अ रिप्रोडक्टिव एज टू अ मेनोपॉजल एज, तब वुमेन को काउंसलिंग, गाइडेंस, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, बिकॉज दिस नेचुरल फिनोमेना इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू एक्सपीरियंस। जो वुमेन इससे गुजर रहे हैं उन्हें पता है कि दिस इज नॉट द इजी पार्ट। दे माइट नीड द सपोर्ट फ्रॉम द पीयर्स, फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, उन सबका सपोर्ट चाहिए रहता है ताकि वो इस पीरियड को इजीली आगे स्पेंड कर सके, बिकॉज देर इज स्टिल 1/3 पार्ट उनकी लाइफ का बाकी है जो उनको स्पेंड करना है। सो दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम वेन दे नीड सपोर्ट, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, चिल्ड्रंस, वो सब हेल्प करे द वुमेन टू पास दिस फेज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मिथ अबाउट मेनोपॉज। हम जानते हैं कि बहुत से लोगों में अभी तक ये जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि मेनोपॉज में एक्चुअली होता क्या है। बहुत से वुमेन्स ऐसी है जैसे कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वुमेन है, या कोई वुमेन जिनको ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेनोपॉज क्या है। एंड दिस एंजाइटी और एजुटेशन जो है उसके साथ वो जीती रहती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वुमेन आफ्टर 40 उनको एजुकेशन दिया जाए अबाउट मेनोपॉज। बट देयर आर वेरी रॉन्ग, मतलब कुछ चीजें ऐसी भी है जो मिथ्स है, मतलब सही नहीं है, ऐसी बातें भी फैलाई जाती है। तो वो करेक्ट करना, लोगों में अवेयरनेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें फर्स्ट इज मेनोपॉज इज अ डिजीज। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनोपॉज इज नॉट अ डिजीज, इट इज अ नेचुरल फिनोमेना कि एवरी वुमेन हैव टू गो थ्रू दिस। हर एक औरत जो है वो इस फेज से गुजरती है। तो मेनोपॉज इज नॉट अ डिजीज बट अ नेचुरल फिनोमेना। सेकेंड इज ऑल वुमेन एक्सपीरियंस सिवियर सिम्टम्स। ऐसा नहीं होता है, कितनी वुमेन्स ऐसी भी होती है जिन लोगों में पता भी नहीं चलता है कि मेनोपॉजल पीरियड होता है, मतलब इतने साइलेंट फीचर्स होते हैं, कभी कभी कोई सिम्टम्स दिखाई भी नहीं देता है।
And this is also seen in many women के उन लोगों को experience ही नहीं हुआ and they have transitioned from reproductive to menopausal age very smoothly. और कुछ वुमेन्स में सिम्टम्स सीवियर भी आ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन, बट नॉट ऑल वुमेन विल एक्सपीरियंस सेम थिंग. हर एक वुमेन की बॉडी अलग है, हर एक वुमेन की थ्रेशोल्ड अलग है, एक्सपीरियंस करने का जो तरीका है वो अलग है. तो इसीलिए हर वुमेन को सिम्टम्स आए वो जरूरी नहीं. नेक्स्ट इज पीरियड स्टॉप सडनली इन एवरी वुमेन. ये भी एक मिथ है कि सबको लगता है कि सडनली एक दिन आया और एक साइकिल में पीरियड्स आना ही बंद हो गए. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बताना पड़ता है वुमेन में कि देयर इज नो एकदम सडनली स्टॉप नहीं हो जाते हैं पीरियड्स. उसके लिए पहले एटलीस्ट कितने साल तक इरेग्युलर साइकिल्स देखने मिलती है कि मेनोपॉजल पीरियड की एज है फॉर एग्जांपल 45 to 55 इयर्स जो हमने बोला एज ग्रुप. तो उसमें पहले इस एज ग्रुप में फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम विल बी सीन इज द इरेग्युलर मेंसेस. सबसे पहले है जैसे कि स्कैंटी मेंसेस, के मेंसेस का क्वांटिटी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, साइकिल्स बहुत प्रोलॉन्ग हो जाती है 60 to 70 डेज की, और उसके बाद ये कंसेक्यूटिवली कितने टाइम तक रहता है, उसके बाद सीजेशन ऑफ मेंसेस आता है. और अगर एक साल तक के पीरियड्स नहीं आया है एट द एज ऑफ 45 to 55 देन वी कैन से इट इज अ मेनोपॉज. पहले इट इज कॉल्ड एज पेरीमेनोपॉजल पीरियड. नेक्स्ट इज लाइफ आफ्टर मेनोपॉज इज अनहेल्दी एंड इनएक्टिव. ये भी एक मिथ है. बहुत से लोगों में एंजाइटी रहती है मेनोपॉज के टाइम पे कि हेल्थ इश्यूज के बारे में कि सडन चेंज आ रहा है बॉडी में तो उसकी वजह से कई डिजीजेस ना आ जाए, कोई बीमारी ना लग जाए, इस बात का डर सब में रहता है. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इस टाइम पर अगर बेटर डाइट एंड रेजिमेंट मेंटेन करें, जैसे कि हेल्दी डाइट्स, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वॉकिंग, जो रेगुलर एक्सरसाइज एंड वॉकिंग है, योगा है, दिस ऑल थिंग कैन हेल्प. ये सब चीजें बहुत ही हद तक के हेल्प करती है कि ये सब कुछ जो ट्रांजिशनल पीरियड को स्मूथ कर सके. तो अनहेल्दी हर बार मेनोपॉज के बाद लाइफ अनहेल्दी रहेगी ऐसा नहीं है. वी कैन मैनेज दिस, मतलब जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको एक्सरसाइज और डाइट के साथ हम मैनेज कर सकते हैं, जिसके वजह से ये अनहेल्दी पीरियड को हम हेल्दी कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इनएक्टिविटी. बहुत से लोगों में लगता है कि पीपल विल नॉट बी एबल टू रिमेन एक्टिव आफ्टर मेनोपॉज. ऐसा नहीं है. बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक्सरसाइजेस डेली बेसिस पे करते हैं तो उन लोगों में एक्टिविटी मेंटेन रहती है, तो दे डोंट बिकम इनएक्टिव सडनली. और एक लास्ट चीज है, मिथ है, वो है वेट गेन इज इनएविटेबल. अगेन आई विल से कि अगर जो लोग मेटाबॉलिज्म और वो चीजें मेंटेन नहीं रखते, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उन लोगों के अंदर वेट गेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. बट इफ द पर्सन इज नॉर्मल, उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं है, तो जनरली ऐसा नहीं होता है कि वो लोग का वेट गेन होता है. बट अगर हमको कोई भी मार्क दिखे दे देयर इज अ वेट गेन हो सकता है, तो इट इज बेटर कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे कि प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सब चीजों से हम वेट को मेंटेन कर सकते हैं. सो ये ट्रांजिशन पीरियड के टाइम पे बेटर न्यूट्रिशन, बेटर फूड, home cooked food, this all thing becomes important rather than eating the outside food, जो जंक फूड है, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए. तो इससे जो ट्रांजिशन पीरियड होता है दैट कैन बी सेफर कंपेयर टू द वन हु इज ईटिंग जंक फूड. ओके, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी ऑफ मेनोपॉज. हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेनोपॉज के टाइम पर एक्चुअली होता क्या है. नॉर्मली हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकली जो चेंजेस आते हैं, फर्स्ट विल ट्राई टू सी दैट. जैसे हम जानते हैं कि नॉर्मल मेंसेस आने के लिए हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या होती है कि हाइपोथैलेमस जो हमारी ब्रेन में है वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन.
वही फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करता है, जो सिक्रीट करता है एफएसएच एंड एलएच, दैट इज फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर ये हार्मोन जाके ओवेरीज पर एक्ट करते हैं, और ओवेरीज का काम होता है इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना। वो कैसे सिक्रीट करते हैं कि ओवेरीज के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल्स क्या करते हैं कि ओवर द एज, जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज है, उसमें ये फॉलिकल्स ग्रो होते हैं। और एक साइकिल में बहुत सारे फॉलिकल्स ग्रो होंगे, पर एक ही फॉलिकल ऐसा होगा जो डोमिनेंट रहेगा, और वो ग्रो करके फाइनली एक मैच्योर फॉलिकल में फॉर्म होगा, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। अब ये ग्राफियन फॉलिकल जो होता है, उसमें से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। नाउ अभी ओवेरीज में से जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है, दैट इज रिलीजिंग फ्रॉम द फॉलिकल। अभी फॉलिकल जो है, ओवर द एज, जैसे रिप्रोडक्टिव एज बढ़ती जाती है, ये फॉलिकल यूज अप हो जाते हैं और धीरे धीरे एज के साथ कम होते जाते हैं, बिकॉज जैसे यूज होते जाएंगे वैसे खत्म होते जाते हैं फॉलिकल्स। तो जितनी एज बढ़ती जाती है वैसे ही फॉलिकल्स खत्म होते जा रहे हैं। तो जिसके वजह से एक एज के बाद जब ये फॉलिकल्स खत्म हो रहे हैं, उसके बाद ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब हमारे पास मेनोपॉज के पीरियड में क्या है कि फॉलिकल्स नहीं है। अब फॉलिकल्स नहीं है तो जिसके वजह से ईस्ट्रोजन नहीं सिक्रीट होगा, ईस्ट्रोजन सिक्रीट नहीं होगा तो अगेन प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं होगा। तो जिसके वजह से हमें एमेनोरिया मतलब नो मेंसेस देखने मिलता है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता है, तो हमारे एचपीओ एक्सिस जो है वो पॉजिटिव फीडबैक देती है। पॉजिटिव फीडबैक मतलब वो पिट्यूटरी को बोलती है कि एफएसएच एलएच को बढ़ाओ, क्योंकि हमारे पास ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नहीं है। तो हार्मोनल चेंजेस जो मेनोपॉज के टाइम पे है, वो ऐसा होता है कि एफएसएच और एलएच तो बढ़ रहा है, बट हमारे पास फॉलिकल्स ही नहीं है, तो ईस्ट्रोजन कहाँ से आएगा? So there is no estrogen or very low estrogen, and there is high FSH and LH during the time of menopause. Now, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ईस्ट्रोजन जो होता है उसका सिर्फ यही काम नहीं है कि वो मेंसेस रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करेगा, बट ये ईस्ट्रोजन दूसरी बॉडी में दूसरी जगह पर भी बहुत काम है उसका। जैसे कि बोन्स, हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब हार्ट, ब्रेन, स्किन एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ये सब जगह और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पर भी ईस्ट्रोजन का काम रहता है। जिसके वजह से मेनोपॉज के टाइम पे जब ईस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता है, तो उसके बाद ये सब ऑर्गन्स और ये सब सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स दिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज इटियोलॉजी। एटियोलॉजी मतलब एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा कि एज ग्रुप जो होता है वो 45 to 55, बट सबसे ज्यादा कॉमन एज कॉमन है, दैट इज 50 to 52। 45 to 55 इज अ नॉर्मल रेंज, बट 50 to 52 इज अ नॉर्मल पीरियड जहां कॉमनली मेनोपॉज विद वुमेन देखने मिलती है। ना कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके वजह से अर्ली मेनोपॉज भी हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों में स्मोकिंग की हैबिट है, जिन वुमेन में स्मोकिंग की हैबिट है, उन लोगों में अर्ली मेनोपॉज हो सकता है। दूसरा है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब वो लोग जो लोग प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते, बराबर खाना नहीं खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं पर ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जो एक्चुअली बॉडी को ग्रो करने के लिए काम करता है, बट वही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, माल न्यूरिश्ड वुमेन है, उन लोगों में अर्ली मेनोपॉज देखने मिलता है। एंड लास्ट इज लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। जो लोग बहुत लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन वाले होते हैं, जो लोग बहुत मतलब जिन लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खर्च करे अपने मेडिसिन पर या नॉर्मल न्यूट्रिशियस डाइट पर, कि एक्सरसाइज पर, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और एनीथिंग, जिसके वजह से भी मेनोपॉज अर्ली होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज लेट मेनोपॉज। लेटर मेनोपॉज जैसे कि हाई बीएमआई मतलब कि ओबीस पेशेंट होता है, ओबेसिटी जिनमें ज्यादा होती है, उन लोग के अंदर चांसेस होते हैं कि वो मेनोपॉज लेट अटेंड करें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिन लोग के अंदर हाई ओबेसिटी होती है, उन लोग के अंदर वो लोग बहुत सारे फैट सेल्स डेवलप होते हैं। अब ये फैट सेल्स क्या करते हैं कि वो पेरिफेरल में एंड्रोजन्स बनाते हैं।
ये एंड्रोजेंस कन्वर्ट होते हैं ईस्ट्रोजन के अंदर एंड विच मेंटेन्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसके वजह से मेंसेस रेगुलर रहते हैं। तो ऐसे लोग जो लोग ओबीज होते हैं उन लोग के अंदर मेनोपॉज लेट अटेंड हो सकती। नेक्स्ट इज मल्टीपैरिटी ऑफ कोर्स एंड स्ट्रॉन्ग जेनेटिक इन्फ्लुएंस। स्ट्रॉन्ग जेनेटिक इन्फ्लुएंस यानी कि जिनकी मदर है, सिस्टर है, उन लोगों में लेट मेनोपॉज अटेंड हुआ है, तो हो सकता है कि इस विमेन में भी मेनोपॉज लेट अटेंड, राइट। नेक्स्ट इज नेचुरल मेनोपॉज, जिसकी हम कब से बात कर रहे हैं। नेचुरल मेनोपॉजेस के एग्जैक्ट एज रिलेटेड ओवेरी फॉलिकल डिप्लेशन, मतलब के एज के साथ साथ जो फॉलिकल्स है वो डिप्लेट हो रहे हैं, मतलब कम होते जा रहे हैं, और उसके वजह से मेनोपॉज अटेंड हो रहा है। दैट इज नेचुरल, दैट इज फिजियोलॉजिकल, वो नॉर्मल कंडीशन है और सभी में वही देखा जाता है। एक प्री मेनोपॉजल कंडीशन है। प्री मैच्योर मेनोपॉज हम क्या कब कहते हैं, जब मेनोपॉज 40 की एज के पहले अटेंड हो जाए। मेनोपॉज बिफोर द एज ऑफ 40 इज कॉल्ड एज प्री मैच्योर मेनोपॉज। ऐसा कब हो सकता है? फर्स्ट इज ऑटो इम्यून डिजीज, जिन लोग के अंदर ऑटो न्यूक्लियर एंटीबॉडीज है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज है, फिर ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंटीबॉडीज है। ऐसे लोगों में ऐसी इम्यून डिजीज है जिसके वजह से प्रीमैच्योर मेनोपॉज डेवलप हो सकता है। दूसरा है क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स में सबसे कॉमन जीन म्यूटेशन है FMR1 जीन। ये एक ऐसा जीन है जिसके म्यूटेशंस की वजह से जो नॉर्मल फॉलिकल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ बर्थ बहुत ही कम होते हैं, तो जिसके वजह से 40 की एज के पहले मेनोपॉज अटेंड हो सकता है। बिकॉज हमारे पास ऐसी कंडीशन में फॉलिकल्स इतने नहीं है कि जो मैच्योर हो सके, बिकॉज फॉलिकल्स कम है तो जल्दी से मेनोपॉज अटेंड हो जाए। दूसरे है इन्फेक्शंस, सॉरी इन्फेक्शंस कॉमन है हमारे पास, जैसे कि मम्स, ट्यूबरक्यूलोसिस। मम्स की कंडीशन में क्या होता है, मम्स एक ऐसा डिजीज, मम्स में क्या होता है कि उसके कॉम्प्लिकेशंस में इन्फ्लामेशन ऑफ द ओवरीज डेवलप हो जाता है, जिसके वजह से ओवेरियन टिश्यूज जो है वो डैमेज हो जाते हैं। ओवेरियन टिश्यूज डैमेज होने के बाद इट कैन लीड टू एमेनोरिया एंड मेनोपॉज लेटर। और एक लास्ट है कीमो एंड रेडिएशन। जिन लोगों के अंदर सस्पेक्टेड या जो लोग नोन केसेस ऑफ कैंसर्स होते हैं और जिन लोगों के अंदर कीमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन थेरेपी चल रही है, ऐसे लोगों में जो ओवेरियन पेरेन्काइमा है, ओवेरियन टिश्यूज है, वो सब कुछ डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस डिस्ट्रक्शन के वजह से जो नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द ओवेरीज है वो कैरी आउट नहीं होता है, फंक्शंस नहीं होते प्रॉपर, जिसकी वजह से अर्ली मेनोपॉज देखने मिलता है। बट दिस इज नॉट एक्चुअली अर्ली, बट दिस इज प्री मैच्योरली मेनोपॉज देखने मिलता है। और लास्ट इज सर्जिकल मेनोपॉज। सर्जिकल मेनोपॉज तब होता है कि हम किसी भी कंडीशन की वजह से बायलैटरल ओफरेक्टोमी करते हैं। बायलैटरल ओफरेक्टोमी क्या है कि ओवेरीज का रिमूवल कर रहे हैं, इधर बिकॉज ऑफ सम सिस्ट और सम कैंसर और ट्यूमर्स, किसी भी रीजन की वजह से ओफरेक्टोमी कर सकते हैं। तो अगर बायलैटरल मतलब दोनों ओवेरीज को निकाल दी गई है तो दैट इज कॉल्ड एज सर्जिकल मेनोपॉज। अब ओवेरीज नहीं है तो there will be no estrogen, और estrogen नहीं है तो there will be no menses leading to menopausal symptoms. Okay? अभी नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा इट इज सेम कि होता क्या है मेनोपॉज में, तो जो नॉर्मल फॉलिकल्स है वो यूज्ड अप हो गए हैं, अब बचे नहीं है, जिसके वजह से नॉर्मल हार्मोन्स जो हमारे प्रोड्यूस करती है ओवेरीज, जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, वही रिड्यूस हो गए हैं और उसके वजह से मेंसेस नहीं है, कोई भी नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस कैरी आउट नहीं होता है, इसी वजह से मेनोपॉज देखने मिलता है। और अगर हार्मोन्स के लेवल देखने जाए तो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होगा तो वो पॉजिटिव फीडबैक देगा विच विल लीड टू इंक्रीज इन FSH एंड ALH। ओके, जैसे कि हाँ बहुत कॉमनली हमको पहले सबसे इंपॉर्टेंट है जानना कि मेनोपॉज के टाइम पे क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई दे सकती। तो फर्स्ट सबसे पहले प्रॉब्लम है दैट इज मेंस्ट्रुअल चेंजेस। मेंस्ट्रुअल चेंजेस में सबसे पहले इरेग्युलर साइकिल्स हो जाती है। इरेग्युलर साइकिल्स में जैसे हमने बात किया कि नॉर्मल साइकिल जो है
वो 27 डेज 28 डेज ±7 डेज की साइकिल होती है, दैट इज नॉर्मल साइकिल। बट अब मेंसेस के टाइम सॉरी मेनोपॉजल एज में होता क्या है कि सबसे पहले साइकिल प्रोलॉन्ग हो जाएगी, जिसे कहते हैं हम ओलिगोमेनोरिया। मतलब एक साइकिल 60 डेज 45 डेज इवन 90 डेज की हो जाती है। तो फर्स्ट ओलिगोमेनोरिया देखने मिलता है। देन देयर इज हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया का मतलब होता है कि स्कैंटी मेंसेस, ये जो मेंसेस है उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है मेंस्ट्रुअल ब्लड की, तो दैट इज कॉल्ड एज हाइपोमेनोरिया। तो हाइपोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया एंड लास्टली इट विल लीड टू एमेनोरिया। तो दिस आर द all common symptoms के hypomenorrhea, oligomenoria and amenorrhea will be seen. नेक्स्ट इज वेजोमोटर सिम्टम्स। वेजोमोटर सिम्टम्स का मतलब ये है कि हॉट फ्लशेस, मतलब अचानक से एकदम बॉडी में गरम गरम हवाएं लग रही है, एकदम बॉडी गरम हो जा रही है, एकदम रेडनेस देखने मिलती है, बर्निंग सेंसेशन होने में लगता है, दैट इज हॉट फ्लशेस। और जिसकी वजह से हॉट फ्लशेस की वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सपिरेशन, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगता है, और नाइट टाइम ड्यूरिंग द स्लीप नाइट स्वेट्स देखने मिलते हैं, नाइट स्वेट्स एंड लास्ट इज पाल्पिटेशंस। ये सब सिम्टम्स आर वेरी कॉमन, जैसे कि हॉट फ्लशेस, नाइट स्वेट्स, पाल्पिटेशंस, सीवियर स्वेटिंग, ये सब कॉमन सिम्टम्स है एंड इट इज कॉल्ड एज वेजोमोटर सिम्टम्स। नेक्स्ट इज जेनाइटो यूरिनरी चेंजेस। जैसे कि वुमेन की एज बढ़ती जाती है, वैसे ही एक एज जैसे प्यूबर्टी का टाइम है जब वुमेन अटेन्स मैच्योरिटी, तो प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स है, वो सब कुछ ग्रो करते हैं। नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए प्रॉपर ग्रोथ जरूरी होती है। तो ऐसे ही मेनोपॉज के टाइम पे क्या होती है कि जो ग्रोथ हो रही थी प्यूबर्टी के टाइम पे एट द रिप्रोडक्टिव एज, अब वही चीज एट्रोफाई हो जाएगी एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज। तो वजाइनल एट्रोफी इज वन ऑफ द सिम्टम। देन वजाइनल ड्राइनेस, स्पेशली जो सर्वाइकल म्यूकस जो होता है ना, नॉर्मल रिप्रोडक्टिव लाइफ में क्या होता है कि सर्विक्स मेक अ म्यूकस लाइक सिक्रेशन, तो जिसके वजह से वजाइनल ड्राइनेस नहीं रहती। तो ये वजाइनल ड्राइनेस लाइक सिम्टम्स इज सीन ड्यूरिंग द मेनोपॉजल पीरियड, बिकॉज ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए ईस्ट्रोजन नहीं होगा तो ये सर्वाइकल म्यूकस जो फॉर्म हो रहा है वो नहीं होगा, जिसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस देखने मिलती है। और वजाइनल ड्राइनेस की वजह से डिस्पेरियूनिया लाइक सिम्टम्स देखने मिलते हैं। डिस्पेरियूनिया इज पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। दिस इज सीन बिकॉज ऑफ वजाइनल ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, कि ईस्ट्रोजन नहीं है इसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस हो रही है, और वजाइनल ड्राइनेस है इसी वजह से डिस्पेरियूनिया। नेक्स्ट सिम्टम्स इज यूरिनरी सिम्टम्स। यूरिनरी सिम्टम्स में क्या होता है कि यूरिनरी अर्जेंसी, मतलब द पेशेंट द वुमेन आर नॉट एबल टू कंट्रोल, मतलब उनके पास इतना जो मसल्स जो रहते हैं पेल्विक फ्लोर मसल जो लिबिटर एनाई मसल है, उसमें वीकनेस आने लगती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मली यूरिन को होल्ड करना होता है वो होल्ड नहीं कर पाते, उसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस वाली तकलीफें देखने मिलती है। अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब ये होता है कि कंट्रोल करने का क्षमता नहीं रहती, वॉशरूम तक जाते जाते कभी कभी यूरिन हो भी जाता है, तो इट इज अनकंट्रोलेबल सेंसेशन ऑफ पासिंग यूरिन, जो कंट्रोल करना चाहिए वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो दैट इज यूरिनरी अर्जेंसी। एक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है एंड रिकरेंट इन्फेक्शंस। अगेन इन्फेक्शंस कैसे होते हैं कि एक ईस्ट्रोजन जो है हमारा, ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है कि एक डॉर्डरलाइन बैसिलाई जो हमारी वजाइनल कैनल है उसमें एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है डॉर्डरलाइन बैसिलाई। दिस इज अ गुड बैक्टीरिया, ये एक तरह का गुड बैक्टीरिया होता है जो हमारे जो वजाइनल कैनल है उसको, उसका पीएच जो है उसको एसिडिक रखता है 4.5 के करीब, जिसकी वजह से अगर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहा है तो वो उसको वहीं पर किल कर देगा बिकॉज ऑफ द पीएच, जिसकी वजह से वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेनोपॉज के टाइम में क्या हो रहा है कि मेनोपॉज के टाइम पे बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी डॉर्डरलाइन बैसिलाई नहीं होंगे, जिसके वजह से रिकरेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो ये मेनोपॉजल पीरियड है, उसके टाइम पे वजाइनल इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, इवन यूरिनरी इन्फेक्शन विल बी इंक्रीज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम. नेक्स्ट इज स्केलेटल इफेक्ट्स. स्केलेटल इफेक्ट्स क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एस्ट्रोजन का बोन्स के ऊपर भी इफेक्ट. तो वो क्या करता है, बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट बढ़ाता है और ऑस्टियोब्लास्ट को कम करता है. नॉर्मल जब एस्ट्रोजन है हमारे पास तब ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब समझ रहे बोन फॉर्मिंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन ब्रेकिंग सेल्स. तो एस्ट्रोजन बोन मिनरल डेंसिटी भी बढ़ाता है. ऑस्टियोब्लास्ट बढ़ेंगे तो मतलब बोन के सेल्स जो अच्छे सेल्स है वो बढ़ते जाएंगे, बोन ब्रेकिंग सेल्स कम होंगे एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में. तो जिसकी वजह से बोन्स जो होते हैं वो मिनरलाइज भी होते हैं और वो स्ट्रांग भी रहते हैं. बट एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो ये ऑस्टियोब्लास्ट है वो कम हो जाते हैं और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है. मतलब जो बोन ब्रेकिंग सेल्स जो है वो बढ़ जाते हैं. इसकी वजह से जो बोन मिनरल्स जो होते हैं ना, मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो एस्ट्रोजन आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग बोन्स, बोन्स का ग्रोथ करने में हेल्प करता है. पर एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से अगेन इट विल लीड टू फ्रैक्चर्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस लाइक कंडीशन. और लास्ट है कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स. हार्ट में क्या एक्शन है एस्ट्रोजन की. तो सबसे पहले एस्ट्रोजन का काम होता है कि वो एचडीएल को बढ़ाता है और एलडीएल को कम करता है. बट मेनोपॉज में क्या होगा, बिकॉज देयर इज एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, एस्ट्रोजन है नहीं, तो एचडीएल कम होगा और एलडीएल बढ़ेगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है. जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, वो बढ़ते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि विमेन्स जो होती है इन द बिफोर द मेनोपॉज, मतलब 40 एज के बिलो, उनको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं. बिकॉज एस्ट्रोजन विल सेव देम फ्रॉम दिस. एस्ट्रोजन जो होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ाने नहीं देता, जिसके वजह से एस्ट्रोजन सेव्स अ वुमेन फ्रॉम हार्ट अटैक. बट आफ्टर मेनोपॉज, आफ्टर मेनोपॉज क्या होगा कि मेल और फीमेल रेशियो ऑफ हार्ट अटैक रिमेन्स सेम. पहले क्या होता है कि मेल्स में ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक होने के. बट नाउ आफ्टर मेनोपॉज विमेन और मैन दोनों के रेशियो सेम हो जाता है हार्ट अटैक होने का. तो हार्ट अटैक के चांसेस विमेन्स में भी हो सकते हैं आफ्टर मेनोपॉज. एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी कैन लीड टू दिस. नेक्स्ट इज स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू चेंजेस. स्किन में क्या है कि एस्ट्रोजन आल्सो हेल्प्स इन कोलेजन सिंथेसिस, मतलब जो कोलेजन प्रोटीन है उसकी और इलास्टिसिटी मेंटेन करने का काम करता है. स्किन को इलास्टिसिटी जो होती है स्किन उसकी मेंटेन करता है. बट एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा कि स्किन की इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी, जिसके लॉस ऑफ इलास्टिसिटी की वजह से रिंकल्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. स्किन थिनिंग मतलब स्किन एकदम पतली होने लगती है. फिर दूसरा ब्रेस्ट टिश्यूज जो है वो भी कम होने लगते हैं, तो ब्रेस्ट की एट्रोफी भी देखने मिलती है एंड ब्रेस्ट वॉल्यूम भी कम हो जाए. एंड नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स. साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स में क्या होता है कि एस्ट्रोजन विल हेल्प. एस्ट्रोजन क्या होता है कि डोपामाइन और सीरोटोनिन जो है, डोपामाइन और सीरोटोनिन इज अ हैप्पी हार्मोन और डोपामाइन इज अ फील गुड वाला हार्मोन, कि डोपामाइन से विल फील गुड. तो इट इज अ मूड एलिवेटर, डोपामाइन इज अ मूड एलिवेटर. तो इसी तरह अगर हम बात करें तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से सीरोटोनिन और डोपामाइन की एक्शन में थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है, जिसके वजह से मूड चेंजेस, चिड़चिड़ापन रहना, इरिटेबिलिटी रहना, मेमोरी कंप्लेन्स रहना, फिर स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये सब कुछ कॉमन रहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेनोपॉज. ओके. तो मूड स्विंग्स जो बोलते हैं हम लोग के मेनोपॉज के टाइम पे बहुत लोग मूड स्विंग्स वो सब देखने मिलते हैं. एजिटेशन है, इरिटेबिलिटी है, वो सब कुछ कॉमनली देखने मिलता है बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी. ओके. नेक्स्ट, मेनोपॉज डायग्नोज करने के लिए ऐसे कोई रिपोर्ट्स नहीं है, हम लोग कोई रिपोर्ट्स नहीं करवाते. बट क्लिनिकली अगर देखने चाहे तो अगर 45 की एज के बाद अगर
कंसिक्वेंटली 12 मंथ्स तक अगर एमेनोरिया रहता है तो देयर कैन बी चांसेस कि पेशेंट इज हैविंग मेनोपॉज। और मेनोपॉज के टाइम पे अगर रिपोर्ट्स अगर कुछ करवा सकते हैं तो एक तो लो एस्ट्राडायोल लेवल्स हैं। एस्ट्राडायोल इज अ टाइप ऑफ एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं एंड एफएसएच इंक्रीजेस, इट इज मोर देन 40 IU per L इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। तो एफएसएच बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन कम हो जाएगा। और एक और रिपोर्ट होता है जो है AMH, एंटी मुलेरियन हार्मोन। एंटी मुलेरियन हार्मोन का क्या काम है कि एंटी मुलेरियन हार्मोन वो बताता है कि ओवेरीज के पास कितने रिजर्वायर्स, मतलब कितने फॉलिकल्स बचे हैं। तो इट कैन बी इट शोज कि फर्टिलिटी कितनी बाकी। हम जनरली इनफर्टिलिटी के केसेस में ये रिपोर्ट करते हैं AMH लेवल्स टू सी कि फर्टिलिटी है कि नहीं, मतलब ओवेरियन रिजर्व्स है कि नहीं, ओवेरियन फॉलिकल्स है कि नहीं। अगर फॉलिकल्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं, दैट मीन्स फर्टिलिटी नहीं है। तो अगेन इट कैन ऑल्सो शो अबाउट मेनोपॉज कि अगर ओवेरियन रिजर्व्स नहीं है, बहुत कम है, दैट मीन्स द पेशेंट इज अंडर मेनोपॉजल कंडीशन, the patient is attaining menopause. That is one report AMH can be done. बट नॉर्मली हम मेनोपॉज के टाइम पे नहीं, बट इनफर्टिलिटी के टाइम पे ज्यादा AMH करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस के हम मेनोपॉज के टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने मिल सकते हैं। फर्स्ट हमने बात की ऑस्टियोपोरोसिस। अगेन सेम बात, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो बोन्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से इजी फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं। बोन्स वीक है तो फ्रैक्चर्स इजीली होंगे, वर्टिब्रल कोलैप्स देखने को मिल सकता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। दूसरा है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज में जैसे हमने बात की, हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है IHD, दैट इज इस्चेमिक हार्ट डिजीज, मतलब जिसे हम लेमन टर्म में हार्ट अटैक बोलते हैं, तो IHD जैसे चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक, जो ब्रेन में स्ट्रोक देखने मिलता है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। देन इज यूरोजेनाइटल एट्रोफी। यूरोजेनाइटल एट्रोफी में बिकॉज जेनाइटल ऑर्गन्स एट्रोफाई कर रहे हैं, वजाइनल pH बढ़ रहा है, तो अगेन वजाइना एंड यूरेथ्रा आर इन प्रॉक्सिमल, मतलब वेरी क्लोजली रिलेटेड, तो उसके वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम्स जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शंस जो होते हैं उसका होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, रिकरेंट UTI हो सकता है ऐसी कंडीशन में। दूसरा है कॉग्निटिव डिक्लाइन। कॉग्निटिव डिक्लाइन में क्या होता है कि अगर डिमेंशिया है, अल्जाइमर्स डिजीज है, अभी अभी अल्जाइमर्स डिजीज जो है वो बहुत कॉमन है आफ्टर मेनोपॉज, सो बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी अल्जाइमर्स भी हो सकता है, डिमेंशिया, मेमोरी लॉस वो भी हो सकता है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सब कुछ बहुत कॉमन कंडीशंस है, ये सब भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने बात की कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, और यही प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए हम सबसे पहले, जैसे मैंने फर्स्ट बात की कि मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइजेज ड्यूरिंग दिस टाइम, हमारे यहाँ जैसे हम इंडियंस हैं, इंडियंस में योगा तभी वर्ल्ड वाइड हो गया है, बट योगा इज फाउंडेड इन इंडिया। सो इंडिया में योगा इज वेरी नाइस थेरेपी, एक तरह से बहुत अच्छी तरह से हेल्प करता है। और इस पीरियड में जब मेनोपॉजल ट्रांजिशन पीरियड जो है, उस ट्रांजिशन में हेल्प करने के लिए योगा कैन हेल्प वेरी नाइसली। एक नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस डाइट लेना कि न्यूट्रिशन प्रॉपर बॉडी को मिले, वो चीज बहुत जरूरी होती है कि बैलेंस डाइट देना जरूरी है। एंड अगेन बोन रिजॉर्प्शन और बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है, इसीलिए हम कैल्शियम कैल्शियम दे सकते हैं, विटामिन D3 दे सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। और स्लीप हाइजीन, स्लीप हाइजीन का मतलब ये होता है कि हम स्लीप प्रॉपर मेंटेन करें, हाइजीन मेंटेन करें, और प्रॉपर स्लीप पैटर्न्स जो होते हैं, एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो प्रॉपर रहे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कुछ अगेन देयर आर सम काइंड ऑफ ड्रग्स जो हम दे सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स है। एक है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हम लोग एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, तो इस सिम्टम्स
जब तक ये सिम्टम्स है उसे कंट्रोल करने के लिए हम एस्ट्रोजन दे सकते हैं। तो एस्ट्रोजन देने से क्या होगा कि ये जो सिम्टम्स है दैट विल बी रिड्यूस्ड, बहुत हद तक हम सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि एस्ट्रोजन को कभी अकेला नहीं देना चाहिए। अकेला एस्ट्रोजन जब देते हैं ना, तो एस्ट्रोजन प्रोलिफरेटिव स्टेज, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ना उसमें प्रोलिफरेशन करता है, हाइपर प्रोलिफरेशन, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रोलॉन्ग टाइम तक के अगर एस्ट्रोजन अकेला लिया है तो इवन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ऐसी चीजों के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑलवेज यू हैव टू गिव एस्ट्रोजन विद कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, जो एस्ट्रोजन जो होता है उसको काउंटर बैलेंस करता है प्रोजेस्टेरोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट हाफ ऑफ साइकिल में एस्ट्रोजन डोमिनेंट रहता है और सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल में प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंट रहता है। तो इसीलिए वो क्या है, वो बैलेंस करते रहते हैं एक दूसरे को। अगर एस्ट्रोजन, सिर्फ एस्ट्रोजन बढ़ता रहेगा तो वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, फाइब्रोएडिनोमा ऑफ ब्रेस्ट, ऐसे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंटर बैलेंस एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हमेशा अगर कॉम्बिनेशन में दे तो इट इज वेरी इफेक्टिव टू रिड्यूस द सिम्टम्स। दूसरे है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। मतलब सेरोटोनिन हम देख सकते हैं कि जिन लोगों में डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो उन लोग के अंदर सेरोटोनिन कैन हेल्प। गाबापेंटिन, गाबापेंटिन क्या है कि ये हॉट फ्लशेस में काम करता है, दैट कैन वी कैन गिव। और एक क्लोनिडिन है, दैट वी कैन हेल्प। बोन हेल्थ के लिए अगेन विटामिन D3, कैल्शियम तो हेल्प करेगा ही, साथ साथ बोन हेल्थ के लिए बाइफॉस्फेनेट्स आते हैं, बाइफॉस्फेनेट्स कैन बी गिवन। और एक सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स है, तो वो एस्ट्रोजन थोड़ी देर के लिए एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा जिसके वजह से हम बोन की हेल्थ को बढ़ा सकते। दूसरा है वजाइनल एस्ट्रोजन है। वजाइनल एस्ट्रोजन में क्या होता है कि हम लोग वजाइनल सपोजिटरी देते हैं जो एस्ट्रोजन की प्रिपरेशन होती है, तो जिसके वजह से जो वजाइनल ड्राइनेस हो रही है, वजाइनल एट्रोफी हो रही है, उसको हम रोक सकते हैं। और अल्टरनेटिव थेरेपीज में फाइटोएस्ट्रोजेंस है। फाइटोएस्ट्रोजेंस जो होते हैं ना वो हमारे फूड में से मिलता है, तो जैसे कि कुछ पल्सेस है और कुछ चीजें हैं खाने की चीजें, उससे हम लोग फाइटोएस्ट्रोजेंस मिलता है। ब्लैक कोहश एंड योगा, जिसकी हमने बात की कि योगा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली मेंटल हेल्थ के बारे में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एस्ट्रोजन जो है वो सीरोटोनिन और डोपामाइन पाथवेज को रेगुलेट करता है। तो सीरोटोनिन और डोपामाइन होंगे तो वो मूड स्विंग्स नहीं होगा, एंजाइटी इरिटेबिलिटी नहीं होगी। तो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ये सब चीजें होने लगती है, मूड स्विंग्स है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, मेमोरी वीकनेस है, ये सब चीजों की प्रॉब्लम होने लगती है बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। तो ऐसे टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंसलिंग की जाए, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। आजकल बहुत से जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे विमेन्स मिलके दे टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं जहाँ विमेन को एडवाइस कर सकते हैं कि ज्वाइन सच सपोर्ट ग्रुप्स। एंड दिस काउंसलिंग एंड गाइडेंस to the patient will help the patient in transforming into this period. Transition period में help करेगा patient को के to better और quality of life enjoy कर सके patient. Okay, this was about allopathic management. Now we'll talk about homeopathic management. हमारी होम्योपैथी में बहुत सी ऐसी ड्रग्स है, बहुत सी मेडिसिन है जो हम लोग मेनोपॉज के टाइम पर देते हैं। उसमें से सबसे कॉमन इज फर्स्ट लेकेसिस म्यूटस। Lachesis is a women's remedy commonly used during menopausal time, और सबसे common symptom is hot flushes। जो hot flushes है that is seen in lachesis, and aggravation period is during sleep। जैसे हमने मेनोपॉज में देखा कि hot flushes, night sweats, perspirations, ये सब कुछ दिखता है मेनोपॉज में, तो यही सब symptoms lachesis के भी है। hot flushes है, talkative, jealous, suspicious persons, और टाइट क्लोथिंग, जो लेकेसिस पर्सन का स्पेसिफिक है कि टाइट क्लोथिंग नियर द वेस्ट वो नहीं चाहिए उनको। एंड कंजस्टिव हेडेक्स,
एक सिम्टम ऑफ मेनोपॉज ये भी है कि रिकरेंट हेडेक्स देखने को मिलते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों में जो लोग मेनोपॉजल पीरियड में है, उन लोगों में रिकरेंट हेडेक्स, कंजेस्टिव हेडेक्स, जो टेंशन हेडेक हम लोग बोलते हैं, वो देखने मिलता है. तो दिस आर पीपल लाइकेसिस में भी दिस इज द सिम्टम, सो वी कैन यूज लाइकेसिस इज वेल. और सबको पता है मोडालिटीज, तो एग्रावेशन फ्रॉम स्लीप, हीट, टाइट क्लोथ्स, एम्यूलरेशन फ्रॉम मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज और अदर डिस्चार्जेस. ओके. नेक्स्ट इज सेपिया. अगेन सेपिया इज अ वुमेन्स रेमेडी. तो जैसे हमने बात की कि जेनिटल ऑर्गन्स में एट्रोफी देखने मिलती है, पेल्विक फ्लोर मसल जो है उसमें वीकनेस देखने मिलती है, तो उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल की वीकनेस की वजह से देयर आर चांसेस कि जेनिटल प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि यूट्रस को डिसेंड, उसकी एक्चुअल लेवल पर से वो डिसेंड हो रहा है. तो दैट इज वन ऑफ द चांसेस आफ्टर मेनोपॉज. वो क्यों होता है? बिकॉज पेल्विक फ्लोर मसल का जो पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो वीक हो जाते हैं, जिसके वजह से प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो सेपिया का वन ऑफ द सिम्टम इज बेरिंग डाउन सेंसेशन इन द पेल्विस. दैट कैन बी वन ऑफ द सिम्टम फॉर जेनिटल प्रोलैप्स. देन अगेन इज वजाइनल ड्राइनेस, जो कॉमन सिम्टम है हमारे लिए मेनोपॉज के लिए. इरिटेबिलिटी एंड इंडिफरेंस टू द लव्ड वंस. अगेन मेनोपॉज में इरिटेबिलिटी है, इंडिफरेंस है, those are all symptoms. Easily exhausted, desire to be alone, and modalities जो है standing in evening is worse and better by vigorous exercise, dancing. This is the amelioration of sapia. Next is submissive yoga. Submissive yoga again डिप्रेशन एंड एंजाइटी इस सब चीजों के लिए यूज होता है. तो अगेन मेनोपॉज में एंजाइटी देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन देखने को मिल सकता है, तो वी कैन यूज submissive yoga. अगेन स्लीपलेसनेस है और जो भी नर्वस सिम्टम्स है, वो एंजाइटी है, एंटिसिपेशन है, वो सब चीजें के लिए हम लोग सबमिसिव योगा यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ग्रेफाइटिस. ग्रेफाइटिस इन ओबीज वुमेन. फर्स्ट ओबीज वुमेन में यूज कर सकते हैं. ड्राइनेस ऑफ स्किन. अगेन मैं एक पेशेंट के बारे में बताऊं तो एक अराउंड 4-5 months अगो एक पेशेंट आई थी मेरे पास फॉर दिस पेरियूनियन के पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. And she said कि dryness भी बहुत रहती है, vaginal dryness, and there is no production of mucus inside the vagina, जिसकी वजह से dryness बहुत देखने को मिलती है. तो that is again a symptom of menopause. तो उस वक्त patient को ग्रेफाइटिस दी थी according to her constitution and she was doing very better after that. Again ग्रेफाइटिस का दूसरा symptom है delayed healing, vaginal dryness, depression. और एक symptom है ग्रेफाइटिस का cracks in the palms. फिंगर्स ऑफ द पाम्स में क्रैक्स देखने. दिस इज वन ऑफ द स्पेसिफिक सिम्टम जो दिखता है ग्रेफाइटिस इंडिविजुअल्स में. नेक्स्ट इज अमाइल नाइट्रोजम. अमाइल नाइट्रोजम इज ऑल्सो मेडिसिन फॉर मेनोपॉज. उसमें है सडन फ्लशिंग ऑफ फेस, प्रोफ्यूज पर्स्पिरेशन, palpitations and anxiety during hot flushes. Again, this is the symptom of menopause and this remedy can be used during that. Lastly, एक केस है. शॉर्टली हम टाइम कम है तो अभी हम फटाफट केस देख लेते हैं. दिस इज अ केस ऑफ 51-year-old फीमेल मैरिड एंड हाउसवाइफ वुमेन. उनको कंप्लेन ये थी कि सोल्स जो है उनके पैरों में, सोल में बहुत ज्यादा बर्निंग होती थी. 1-2 साल की कंप्लेन थी और ऐसा पेन होता था कि जैसे कि बहुत सारी नीडल्स जो है वो उनको प्रिक कर रही है, मतलब नीडल्स चुभ रही हो, ऐसा पेन हो. An aggravation period was from heat and sun. Amelioration was from applying cold water. दूसरा सिम्टम था कि अनइजीनेस एंड सफोकेशन ड्यूरिंग व्हाइल कुकिंग. घबराहट जैसा लगता था कुकिंग के टाइम पे, और जो कुकिंग का स्मोक प्रोड्यूस होता था उससे और ज्यादा अनइजीनेस और सफोकेशन होता था और पेशेंट का मन करता था कि वो किचन से निकल कर चले जाए. शी डज नॉट वांटेड टू कुक, ऐसा फीलिंग था पेशेंट का. नेक्स्ट इज रिकरेंट हेडेक, जो हमने बात की लास्टली भी. रिकरेंट हेडेक इज वन ऑफ द सिम्टम जो 4 साल से हो रहा है. इट स्टार्ट आईब्रो से स्टार्ट हो रहे हैं, टेम्पोरल रीजन पे जाएंगे, फिर पैराइटल रीजन एंड देन ऑक्सीपिटल रीजन, मतलब एंटायर हेड वाज कवरिंग. और बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक है, बहुत ज्यादा बर्स्टिंग. और जब भी सुबह में एज सून एज शी वेक्स अप तो मॉर्निंग में होता था, एंड राइट बिफोर मेंसेस के टाइम पे भी हेडेक रहता था. नेक्स्ट इज इचिंग एंड स्क्रैचिंग ओवर वल्वा. वल्वा मतलब एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, वहां पर इचिंग होता था, स्क्रैचिंग होता था, बट देयर वाज नो इरप्शंस एंड एम्यूलरेटेड बाय बाथिंग. पास्ट हिस्ट्री में फ्रैक्चर है राइट एंकल में 2 साल पहले.
फैमिली हिस्ट्री में फादर को है डायबिटीज मेलाइटिस एंड इस्चेमिक हार्ट डिजीज, मदर को है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट इज गायनेक हिस्ट्री, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। तो फर्स्ट इज मेनार्की एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, और दूसरा साइकिल। जैसे साइकिल की हम बात करें तो 2 to 3 डेज, अगेन पीरियड ऑफ मेंसेस इज 2 to 3 डेज, और साइकिल इज 60 to 90 डेज, मतलब साइकिल बहुत प्रोलॉन्ग है। ओलिगोमेनोरिया देखने मिल रहा है, मतलब कि पेशेंट इज इन पेरीमेनोपॉजल एज, 51 ईयर्स एज की है, साइकिल इरेगुलर हुई है, और फ्लो भी स्कैंटी है, ब्लैकिश है, पार्टली फ्लूइड है, पार्टली क्लॉटेड। और दूसरे जो मेंसेस के बिफोर सिम्टम है दैट इज बैक एक एंड हेडेक। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री देखें तो देयर इज टू ग्रेविड है, मतलब 2 बच्चे हैं उनके, फर्स्ट वाज विद फोर्सप डिलीवरी एंड सेकंड वाज विद नॉर्मल डिलीवरी। फिजिकल जनरल्स में ऑलमोस्ट जैसे कि एपेटाइट इज नॉर्मल, थर्स्ट इज फॉर डिजायर फॉर कोल्ड वाटर, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर, अगेन डिजायर सॉर एंड स्पाइसी, खट्टी चीजें और तीखी चीजें खाने का इच्छा होती है। कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट ने कॉन्स्टिपेशन के बारे में कहा था कि शी हैज कॉन्स्टिपेशन सिंस सो मेनी इयर्स, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है बहुत सालों से, एंड हार्ड स्टूल है। यूरिन, pain in urethra while passing urine. Again, pain in urethra can be seen because of genitourinary atrophy during the time of menopause. So that also becomes common symptom. Sleep disturb है, again that is a common symptom. Profuse perspiration है, and dreams someone has met with an accident. मतलब कि घर वाले या फैमिली मेंबर्स कोई है जिनका एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ड्रीम्स आते हैं। नेक्स्ट इज मेंटल्स, अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो मेंटल्स ऐसे है कि पेशेंट ऐसा था कि उन्हें डर लगता था, हर चीज से डर लगता था कि कहीं कोई स्ट्रेंजर तो नहीं आ जाएगा, कोई रॉबरी तो नहीं हो जाएगी। जैसे कि पेशेंट ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो शी ऑलवेज वरी कि कहीं मेरा सामान चोरी ना हो जाए। हर चीज, कोई अगर पीछे से आकर उनको बोले, पीछे से नाम भी कोई पुकारे, तो शी यूज्ड टू गेट फ्राइटेंड, के डर लग जाता था छोटी बात पर। और कुछ भी गलत चीज, मतलब कुछ बैड न्यूज सुनी तो उसके वजह से सब एकदम घबराहट होने लगे, एंजाइटी होने लगती थी, एंड शी यूज्ड टू गेट स्कैर्ड वेरी इजीली। और स्ट्रेंजर्स के उसको देखने पे भी डर लगता था कि कोई स्ट्रेंजर होगा, बाहर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं। शी कैन नॉट गो आउट विदाउट समवन, उनको कोई ना कोई चाहिए था जिसके साथ वो बाहर जा सके शॉपिंग के लिए या किसी चीज के लिए। नेक्स्ट इज एक तो बहुत ज्यादा काम, अगर घर में कुछ काम बाकी रह जाए तो शी गेट रेस्टलेस, कि नहीं काम टाइम टू टाइम कंप्लीट होना चाहिए, जो भी वर्क है वो ऑन टाइम होना चाहिए, हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं, आप एक प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए। और अगर घर पे कोई इवेंट हो तो देन शी गेट्स वरिड के बराबर से होगा कि नहीं, उस बात की एंजाइटी हमेशा, देयर वाज एंजाइटी प्रेजेंट। देन एंजाइटी अबाउट फ्यूचर, बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेके टेंशन के फ्यूचर में कुछ होगा कि नहीं। तो थोड़ा फाइनेंशियली पेशेंट वाज नॉट स्टेबल, तो फाइनेंसेस को लेके थोड़ा स्ट्रेस था। एंड अगर कोई उनके ऊपर चिल्ला दे या कोई गुस्सा कर दे तो भी शी यूज्ड टू गेट वरिड। सो दिस वाज द केस अबाउट द पेशेंट। एंड मायस्मेटिक बैकग्राउंड की बात करें तो दिस इज अ केस ऑफ मेनोपॉजल सिंड्रोम। मायस्म की बात करें तो जो डर है, एंजाइटी है, दैट कम्स अंडर द सोरा मायाज्म, and psychotic because there is blackish discharge, vaginal, so menstrual discharge is blackish, clotted, so that will come under psychotic miasm. तो right now dominant miasm हम देखने जाए तो it is SORA plus psychosis, but अगर fundamental miasm देखें तो fundamental miasm जो है that is SORA. Okay, this is the repertorial totality. And this is the repertorization that the result that has come. Phosphorus was 21 by 10, arsenic album 20 by 9, lycopodium 17 by 9, pulsatilla 15 by 9, and causticum came 14 by 9. This was the repertorization, and according to this, the prescription was arsenic album 1N. arsenic इसलिए चूज की गई थी because she had burning, hot flashes, चलो वो कॉमन सिम्टम है, बट उनके जो मेंटल्स थे, एंजाइटी था, फिर बाद में हर चीज को लेके डर जाना, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ रॉबर्स है, वो सब कुछ आर्सेनिक कवर करता है। अगेन बर्निंग ऑफ सोल्स जो है, बर्निंग, हॉट फ्लशेस, दैट इज अगेन अ सिम्पटम ऑफ आर्सेनिक में बर्निंग रहता है। रेस्टलेसनेस
था पेशेंट में, और फास्टिडियसनेस बहुत ज्यादा था कि चीजें हर बार उसकी जगह पे होना चाहिए, काम नहीं होता है तब तक पेशेंट रेस्ट नहीं करता था। दैट वाज अगेन आर्सेनिक में रेस्टलेसनेस एंड फास्टिडियसनेस वो सब थी। उसके अकॉर्डिंग आर्सेनिकम एल्बम सिलेक्ट की गई थी। एंड अगेन पेशेंट कुछ बाद दिनों बाद रिपोर्ट किए, 15 डेज बाद वॉज मच बेटर। आपका समय पूरा हो रहा है, केवल 1 मिनट बचा है, खत्म करिए। हाँ, ओके। सो Okay, so this was the case and this was about the menopause. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, so you can ask right now. I will be happy to answer you. आप पीपीटी को हटा लीजिए सेकंड। Okay. आप पीपीटी को हटा लीजिए। हाँ, नहीं, रिमूव कर दीजिए पूरा, शेयरिंग बंद कर लीजिए। एक सेकेंड। So इसको हटा लीजिए, ये भी कंप्यूटर के स्क्रीन भी हटा लीजिए। एक सेकेंड सर। स्क्रीन How can I do that? स्क्रीन शेयरिंग बंद नहीं हुआ है आपका, वहां से अब हो गया शेयर सर? पर से उसको डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपका प्रेजेंट, हम लोग के पास में अभी क्वेश्चंस के लिए समय नहीं है, समय पूरा हो चुका है। आप लोग का सेशंस में पूरे, आज मुझे मौका मिला है सुनने के लिए। मैं अक्सर नहीं बैठता हूँ, लेकिन आज क्योंकि हमारे मॉडरेटर आज बीमार पड़ गई हैं, तो इसको हम लोगों ने मैं भी मेरे तरफ से थैंक यू सो मच सर ये अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स जो भी है अभी यहाँ पर, उसके लिए उन सबके लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपका एक सेशन में आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, आप फिर उसको कीजिएगा, ठीक है ना? तो आज का सेशन हम लोग समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच। सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर अजमीमल for your English session. You can start your Thank session. you, sir. And, Thank you. nice to see you, Dr. Anjani. Nice to Thank see you, you sir. after a long time. Yeah. I think now we are meeting. You can start. Okay. Thank you, sir. Thank you, Hindi team.